प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जमाना न तेरी हार देखता है, जमाना न तेरी हार देखता है, जमाना न तेरी जीत देखता है। मुसीबतों में चुनौतियों में कैसे लड़ा, मुसीबतों में चुनौतियों में कैसे लड़ा, जमाना तो जिद और जुनून देखता है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने एक्साइटमेंट और पैशन को फॉलो करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। ये नेचुरल तरीका है आपके वाइब्रेशन को अप रखने का, ये नेचुरल तरीका है आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आने का। आप जरा सोचिए, जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप कितने खुश होते हैं। और खुश रहना एक हायर वाइब्रेशन है, और इसी हायर वाइब्रेशन से हम अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, जिसके लिए ऑथेंटिकली आप खुश होते हो, जिसको करके आपको दिल से अच्छा लगता है, जिसका फ़ायदा शायद आपको अभी समझ में ना आए। जैसे मुझे लोगों को गाइड करना पसंद है, बट इस गाइडेंस के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। बट रोज़ आपको गाइड करने के लिए मैं कुछ वीडियो पर काम करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि दैनिक और साप्ताहिक वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। इसकी तैयारी में मुझे कई दिन और कई घंटे लगते हैं, बट आई स्टिल डू इट, ताकि आप समझ सकें कि पैशन क्या होता है। इसलिए मैं ये मेटाफर आपके सामने रख रहा हूँ। जो चीज़ आपको तात्कालिक रूप से भले ही सफलता ना दे रही हो, लेकिन यदि वो आपका पैशन है तो वो चीज़ नेचुरली आपको सक्सेस की ओर आपको लेकर जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको कुकिंग करना पसंद है, आपको जब जब समय मिल रहा है आप कुकिंग करिए। इसका जॉब से क्या संबंध है? जब जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, आपके वाइब्रेशन हाई होंगे, जिसका असर लाइफ के हर एक सेक्टर पे आपको साफ साफ नज़र आएगा। ओके, इसलिए लाइफ में पर्पस होना, पैशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे उससे आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे हों। ज़्यादा पैसे की तरफ वो चीज़ आपको लेकर जाएगी। पैशन को फॉलो करना मतलब हायर वाइब्रेशन में रहना, बट देन अपने पैशन को पल्यूट मत करिएगा। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ आपका मार्गदर्शन करने के लिए, बट गाइडेंस करते करते मैं ये सोचने लग जाऊँ कि इस काम से मुझे पैसे कितने मिलेंगे, तो दिल से मैं आपको गाइड कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने शर्त रख दी है उस पैशन में। तो फिर उस पैशन की ऑथेंटिसिटी चली गई। तो पैशन को जब जब फॉलो करोगे, सूनर और लेटर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर
आपके प्रोफेशन और पैशन का कोई ताल्लुक ही ना हो, तब भी आप अपने पैशन को फॉलो करिए। अल्टीमेटली इट विल रेज योर वाइब्रेशन। सारी चीज़ें विल फॉल इनटू प्लेस। पता है, पैशन और एक्साइटमेंट में भगवान आपसे बातें भी करते हैं, लेकिन इस बात को ना ही मैं आपको समझा पाऊंगा और ना ही मान्यवर आप समझ पाएंगे। बट दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि भगवान के वाइब्रेशन हमेशा हायर लेवल के होते हैं। और जब अंदर से ये इंट्यूशन आता है कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ या योगा क्लास शुरू कर दूँ, योगा क्लास में जाना शुरू कर दूँ, ये छोटी सी चीज़ नहीं है। आप जिम ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप योगा क्लासेस ज्वाइन करो, उसमें भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। उससे आपकी लाइफ के हर एक सेक्टर में अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है आपको कुछ और करना पसंद हो। जब जब आप पैशन को फॉलो करोगे, नेचुरली चीज़ें विल फॉल इनटू प्लेस। चीज़ें विल फॉल इनटू योर प्लेस। बट जब जब आप स्ट्रेस लोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, हर चीज़ को बोझ की तरह देखने लग जाओगे, तो यू विल लूज गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आपका पैशन ही आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है, या यूं कहें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। इसलिए अपने गट को, अपने पैशन को, अपने इंट्यूशन को लाइफ में फॉलो करिए, तब आप बहुत आगे जाएंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि 4 लोगों से कन्विंस हो गए, 4 लोगों से जाकर पूछ रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, इट वॉन्ट वर्क फॉर यू। या तो आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, इनर गाइडेंस है, यही आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगी। कैसे? आइए इस मेटाफर के द्वारा हम इसे समझते हैं। एक फिल्म डायरेक्टर हुए हैं B.R. चोपड़ा। वो 50s के पहले एक फिल्म प्लान कर रहे थे, लेकिन वो फिल्म प्रॉस्टिट्यूट लाइफ पर बेस्ड थी, वेश्यावृत्ति पर आधारित थी। जब ये फिल्म B.R. चोपड़ा द्वारा अनाउंस की गई, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच एक तनाव का वातावरण पैदा हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स परेशान हो गए कि B.R. चोपड़ा ये क्या कर रहे हैं, खुद तो डूबेंगे ही, हम सबको भी लेकर डूबेंगे ये। तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मिलकर B.R. चोपड़ा से कहा, इस फिल्म को बनाकर आप तो जाएंगे ही, हम सब भी बर्बाद होने से नहीं बचेंगे। ये वेश्यावृत्ति पे फिल्म चलेगी कैसे? B.R. चोपड़ा ने कहा, ये फिल्म तो बनेगी। पॉइंट शुड बी नोटेड प्रियात्मन, पॉइंट शुड बी नोटेड। ये फिल्म तो बन के रहेगी। मार्क दीज वर्ड्स। तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक डिस्ट्रीब्यूटर जो B.R. चोपड़ा के काफ़ी करीब था, वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पे चला गया।
और मिलकर बड़े प्यार से उन्होंने समझाया कि बलदेव बाबू, गौर से मेरी बात को सुनिए। आज तक वेश्यावृत्ति पर 4 फिल्में बन चुकी है और 4 में से एक भी फिल्म कुछ कमाई नहीं कर पाई। सबसे पहली फिल्म है नर्तकी, जिसने अधिकतर सिनेमा घरों का मुंह भी नहीं देखा और उससे पहले ही ये फिल्म उतर गई। दूसरी फिल्म आई राज नर्तकी, वो भी वेश्याओं के जीवन पर आधारित था, लेकिन वो फिल्म भी कुछ कमाई नहीं कर पाई। इसी टॉपिक पर पूर्णिमा नाम की एक फिल्म बनी, वो भी डिजास्टर साबित हुई। और चौथी फिल्म, जिसमें जुबैदा नाम की हीरोइन को लेकर वेश्यावृत्ति पर फिल्म बनाई गई थी, वो फिल्म भी औंधे मुंह गिरी थी, यानी वो फिल्म भी फेल हो गई थी। इसलिए आज की टाइम में भारतीय बाज़ार में ये फिल्म सेलेबल नहीं है, ये टॉपिक सेलेबल नहीं है। भारतीय दर्शक ऐसी फिल्मों को नकार देते हैं। कुछ इन शब्दों में बी.आर. चोपड़ा जी को उनके मित्र ने समझाया, इसलिए महाशय ये फिल्म मत बनाइए, हम सब डूब जाएंगे। बी.आर. चोपड़ा टस से मस नहीं हुए। पॉइंट शुड बी नोटेड वंस अगेन। बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि जब मैं कोई फिल्म प्लान कर लेता हूं तो मैं उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचता, इसलिए मैं इस फिल्म को जरूर बनाऊंगा। अंतोगत्वा ये फिल्म बनी। इसमें सुनील दत्त और बैजंती माला को साइन किया गया और ये फिल्म बनी। इस फिल्म का नाम था साधना। इस फिल्म का क्लाइमेक्स लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर तक भिगो गया। उस फिल्म का क्लाइमेक्स लोगों को काफ़ी पसंद आया। इस फिल्म का क्लाइमेक्स ये था कि एक वेश्या गृहस्थ जीवन में आती है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी मजबूरी आई कि उसे पुनः उसी राह पर वापस लौटना पड़ा, यानी गृहस्थी को छोड़कर पुनः वेश्यावृत्ति में वो जाने के लिए मजबूर हो गई। उस वेश्या की सास उसे रोकती है और कहा कि तुम इस घर में बहू बनकर आई और तुम्हें इस घर से वेश्या बनकर जाने नहीं दूंगी। ऐसा मार्मिक क्लाइमेक्स था इस मूवी का। बी.आर. चोपड़ा ने इस फिल्म की कहानी फिल्म के संगीतकार को सुनाई। उन्हें भी ये कहानी काफ़ी प्रभावशाली लगी। वे भी इस कहानी को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उस गीतकार ने बी.आर. चोपड़ा से कहा कि मैंने बहुत पहले एक गीत लिखी थी, आप इस फिल्म में उस गाने को डालिए, ये फिल्म कमाल कर जाएगी। ये फिल्म 1958 में 1958 में बनकर तैयार हो गई और इस फिल्म का वो गीत बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। गाने के बोल थे, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये गीत बड़ा ही मार्मिक बना। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बलदेव चोपड़ा को इतने लोगों ने रोका था कि आप इसे मत बनाइए, तो वो खुद बड़े उत्सुक थे इस फिल्म का रिस्पॉन्स देखने के लिए कि पब्लिक को कैसी लग रही है ये फिल्म। उस ज़माने में ये फिल्म मराठा मंदिर में प्रदर्शित हुई थी और बी.आर. चोपड़ा उस फिल्म को देखने के लिए मराठा मंदिर पहुंचे। जब वो दर्शकों के साथ बैठकर इस फिल्म को देख रहे थे तो उन्होंने देखा
कि कई बुर्का पहनी हुई औरतें हैं जो जार जार रोए जा रही हैं। इस गाने को सुनकर जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बेवकूफ़ महिला होगी, वो बैठ के रो रही होगी। इसलिए उन्होंने फिर प्रण किया कि मैं दोबारा फिर इस फिल्म को देखूंगा। और फिर वो उसी सिनेमा घर में, उसी थिएटर में ये मूवी देखने के लिए पहुंच गए। आज उन्हें फिर देखने को मिला कि कई औरतें बुर्का पहने हुए आई हैं और इंटरवल के बाद भी रोए जा रही हैं। बियर हैरान हो गए यह देखकर। उन्होंने देखा कि कितना गहरा रिस्पॉन्स लोगों का उनकी फिल्म को मिल रहा है। उन्होंने देखा कि कितना गहरा रिस्पॉन्स है इस फिल्म का, कि चेहरा छुपा कर वो रोए जा रही हैं और इंटरवल के बाद भी रो रही हैं। उन्होंने लीक से हटकर ये फिल्म बनाई थी और ये फिल्म काफ़ी कामयाब रही। ये फिल्म एक हिट और कामयाब फिल्म की श्रेणी में आती है, क्लासिक फिल्म की गिनती में आती है। उन्हें लीक से हटकर फिल्म बनाने का पैशन था और इसी पैशन ने उन्हें एक कामयाब डायरेक्टर बनाया। प्रियात्मन, आप लोगों में से कुछ लोग बहुत पैशनेट हैं, चाहे आपका वो पैशन बहुत बड़ा हो या छोटा। अगर आप में ये पैशन होगी कि आपको कोई बिजनेस खोलना है या मुझे स्टडी करनी है, बट आप जान लो कि आप जब जब अपने पैशन में स्टैंड करोगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आना निश्चित है। कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर आप हर दिन ऐसे काम कर रहे हो जिससे आपको मज़ा आ रहा है, बट बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ये मैकेनिज़्म कैसे काम करता है मैं आपको एक बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि लोग इस बारे में बातें नहीं करते, डायरेक्टली बातें नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्टली बहुत नॉलेज है इस चीज़ का, डायरेक्टली नहीं है। हम सबसे हायर वाइब्रेशन में कब रहते हैं? जब हम पॉजिटिव रहते हैं, जब हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन में होना है। ये बात सच है। लेकिन मैं आपको इससे भी बड़ा एक सच बताता हूँ। जब भी आप अपने पैशन में स्टैंड करते हो ना, वो सबसे हायर वाइब्रेशन होता है। इनफैक्ट वो सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन होता है। आपका पैशन ही आपकी ऑथेंटिसिटी है। बट प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपने पैशन को जीना स्टार्ट करते हो तो हम उसको पल्यूट कर देते हैं। कैसे? उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के। वंस अगेन फॉर से, मेरा पैशन है आपको सही राह दिखाना और मैं पूरे दिल से आपको दिशा बोध करा रहा हूँ। बट मेरे दिमाग में जैसे ही ये थॉट आ गया कि ओके, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे व्यूज़ आएंगे कि नहीं, कहीं लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, मेरा वीडियो कितने लोगों तक पहुँचेगा। मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो करना है जिसमें वीडियो बनाने के पहले ये पता है कि लाखों व्यूज़ आएंगे। लेट्स मेक अ वीडियो ऑन लव लाइफ, क्योंकि प्यार में लोग सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं और उसका फ़ायदा हर बिजनेस वाला उठाता है। तो फिर वो पैशन नहीं है। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि चलो ये वाला गाइडेंस करते हैं, लाखों व्यूज़ आएंगे, तो फॉर से जो मैं कर रहा हूँ वो दिल से नहीं कर रहा हूँ, पर मैं दिमाग लगाने लग गया अपने पैशन में। फिर मैं ये सोच रहा हूँ, ये बात मैं बोल रहा हूँ तो व्यूज़ कितने आएंगे। अगर ऐसा मैं कर रहा हूँ तो अपने पैशन को पल्यूट कर रहा हूँ।
मुझे क्या करना था? मुझे 100% गाइडेंस पे फोकस करना था। मुझे 100% गाइड करनी थी, दिल से गाइड करना था, और मुझे इस प्रोसेस को एंजॉय करना था। बट मैंने क्या किया? मैं अपनी चालाकी लेके उसमें आ गया, अपना मतलब लेके आ गया। तो क्या हुआ? वाइब्रेशन डाउन हो गया। ऐसे कोई म्यूजिशियन है जो गाना बना रहा है, फॉर से वो दिल से पैशन से गाना बना रहा है, मे बी वो गाना हिट नहीं होगा, 2 4 5 6 बार भी वो उस गाने को बनाएगा तो हो सकता है वो गाना हिट हो। लेकिन आप सोचने लग गए कि आजकल कौन सा वाला गाना चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आपने अपने प्योर क्रिएटिविटी को पल्यूट किया। वहाँ पर फिर वो लोअर वाइब्रेशन हो जाता है। बट द कैच इज़, जब लोग कंप्लीटली पैशन को फॉलो करते हैं तो डे बाय डे हमारा वाइब्रेशन हायर होने लगता है। हो सकता है मेरा पैशन एवरी वीक स्ट्रीट डॉग को जाकर खाना खिलाना है, बट एवरी वीक पैशन नहीं होता। पैशन होता है एवरी डे, एवरी मोमेंट भगवान हमें गाइड करते हैं। तब किसी भी मोमेंट को समझा करो कि क्या करने का मन कर रहा है सबसे ज़्यादा, और शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन की बात तो करो ही मत। टॉकिंग अबाउट दैट कि दिल से आपको क्या अच्छा लगता है। भगवान इज सेइंग के पैशन के वाइब्रेशन से वो गाइड करते हैं कि लाइफ में क्या करना सही है। किसी दिन पेंटिंग करने का मन कर रहा है तो पेंट करो, फॉलो दिस। ये सब इंटरनल मैकेनिज्म है लाइफ को एबंडेंस की ओर लेकर जाने का। ये नेचुरल मैकेनिज्म है क्योंकि सोर्स यानी भगवान आपकी इंटेंशन, इंस्पिरेशन और हमारी पैशन के थ्रू हमसे बातें करते हैं। गेटिंग मी? हो सकता है आप मुझसे बोलो कि मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, मैं कैसे पैशन को फॉलो करूँ? तो मैं भी आप घर पे आके थोड़ी देर अपने पैशन को फॉलो करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, बट जब आप 100% प्योर फॉर्म में आकर किसी चीज़ को एंजॉय करोगे और डेली थोड़ा थोड़ा करोगे तो भी आपकी लाइफ अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप लोग अपने पैशन में होते हो तब आप ग्लो करते हो, बहुत शाइन करते हो। कब? जब आप अपने पैशन में स्टैंड करते हो। राजकुमार केशवानी की एक बुक है जो काफ़ी महंगी किताब है, लगभग 2500 की किताब है ये। उसमें उन्होंने मुगले आज़म की एक घटना का जिक्र किया है जो पैशन से रिलेटेड है, और ये आपको ज़रूर जानना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। उन्होंने इसमें लिखा है कि कैसे 16 साल में एक आदमी मास्टरपीस बनता है। उस किताब में ये दर्शाया गया है कि कुछ भी बड़ा करने के लिए उस काम में डूबना, तल्लीन होना बहुत ज़रूरी है, या यूं कहें कि पूरी तरह से डूबने की ज़रूरत है। आदमी को अपने काम में ऐसे डूब जाना चाहिए कि आदमी और काम दोनों दो ना रहें, बल्कि दोनों एक हो जाएं। मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ को पूरे 16 साल लगे इस फिल्म को बनाने में। उनकी एक फिलॉसफी थी कि वो बेस्ट से कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, नहीं करते थे। इस फिल्म का एक सीन है जिसमें सलीम और अनारकली रात्रि के तीसरे प्रहर में मिल रहे हैं, और ठीक उसी समय
तानसेन का रियाज चल रहा है, यानी वो गीत गा रहे हैं। जब तानसेन की बारी आई, तानसेन का नाम आया, तो डायरेक्टर के आसिफ सोच में पड़ गए कि तानसेन का गीत कौन गाएगा। फिल्म के संगीतकार से के आसिफ ने पूछा, तानसेन के टक्कर का गाना कौन गाएगा? उनके टक्कर का या उनसे मिलता जुलता हुआ भी गायक कहाँ से लाएंगे ताकि उस सीन में परफेक्शन आ सके। तानसेन जैसा गायक तो मिलना मुश्किल है, पर जो इस चीज़ की खाना पूर्ति कर सकता है वो बड़े गुलाम अली हैं जो लखनऊ में रहते हैं। मगर समस्या ये है कि वो फिल्मों के लिए नहीं गाते। के आसिफ ने कहा, वो फिल्मों के लिए नहीं गाते, कोई बात नहीं, पर आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। दोनों पहुंचते हैं लखनऊ बड़े गुलाम अली के घर पर। संगीतकार ने परिचय करवाया गुलाम अली से, बड़े गुलाम अली से, कि ये फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ साहब हैं और ये एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसका नाम है मुग़ल आज़म। इस फिल्म में ये एक गाना आपसे गवाना चाहते हैं। उन्होंने छूटते ही कहा कि नौशाद, तुम्हें तो पता है कि मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। के आसिफ को सिगार पीने की आदत थी। उसने सिगार की एक कस ली और कस लेकर सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा, गाना तो आप ही गाएंगे। बड़े गुलाम अली ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं गाता फिल्मों के लिए। के आसिफ ने सिगार की एक और कस ली और पुनः धुआं उड़ाते हुए बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। दोबारा ये बात सुनने के बाद बड़े गुलाम अली संगीतकार नौशाद को अपने कमरे में ले गए और उन्होंने उससे कहा कि नौशाद, ये किस पागल को उठाकर ले आए हो? तुम जानते हो कि मैं फिल्मों के लिए नहीं गाता और ये बार बार कह रहा है कि गाना आप ही गाएंगे। नौशाद ने कहा, पागल आदमी है साहब, अपनी बात मनवा कर रहता है। 16 साल से फिल्म बना रहा है, फिल्म पूरी नहीं हुई है इसकी। बड़े गुलाम अली ने कहा, तो फिर मैं भगा दूं इसे? नौशाद ने कहा, हाँ, भगा दीजिए। बड़े गुलाम अली बाहर निकले और कहा, मैं तुमसे इस गीत को गाने के लिए 50,000 रुपए लूंगा। के आसिफ कुर्ता पजामा पहनते थे। कुर्ते के ऊपर के जेब से 10,000 के नोट की एक गड्डी निकाली और टेबल पर रखा और फिर एक बार सिगार की कस ली और धुआं उड़ाते हुए कहा, गाना तो आप ही गाएंगे। ये पेशगी है, आप मुंबई पहुंचिए, बाकी के पैसे वहीं मैं दे दूंगा आपको। ये वो जमाना था जब 500 रुपए में कई सालों तक गायक गाते रहते थे। लेकिन के आसिफ का ये जुनून था कि अगर परफेक्शन वहाँ से आ सकती है मेरे फिल्म के सीन में, तो मैं उन्हीं से गीत गवाऊंगा। बाद में बड़े गुलाम अली ने उस गीत को गाया, लेकिन उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। इस कहानी से आप देख सकते हैं एक सफल फिल्म बनाने वाले के पैशन का लेवल। उसी फिल्म में एक दूसरे सीन के लिए अकबर को जूते पहनकर चलते हुए दिखाना था। उस जूते को 1944 में 4,000 रुपये में तैयार करवाया गया और जब उस जूते में पृथ्वीराज कपूर के द्वारा
वो सीन शूट करवाया गया। तो पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि के आसिफ, इसमें तो जूता नज़र ही नहीं आता इस सीन में। तो जानते हैं के आसिफ का क्या जवाब था? उसने जवाब दिया कि जूता नज़र नहीं आ रहा है तो क्या, आप जब इस जूते को पहनकर चल रहे हैं तो आप में ये फीलिंग तो आ रही है कि अकबर चल रहा है और आपने 4,000 रुपये की जूते पहन रखी है। ये फीलिंग आ रही है कि नहीं आपको? तो पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि हाँ, फीलिंग तो आ रही है। कितना महंगा जूता पहन के अकबर चल रहा है। यदि अभी भी आप काम के पैशन को नहीं समझ पाए हैं, सीरियसनेस को नहीं समझ पाए हैं, तो ये भी जान लीजिए कि मुगले आजम के कॉस्ट्यूम को सिलने के लिए दिल्ली से दर्जी मंगवाए गए। क्या मुंबई में दर्जी उपलब्ध नहीं थे? सूरत से एम्ब्रॉयडर्स बुलवाए गए ताकि जितने भी लोगों के कपड़े तैयार होंगे उन सबों के कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी की जा सके। ज्वेलरी तैयार करने के लिए हैदराबाद से सुनारों को बुलवाया गया। क्राउन को डिज़ाइन करने के लिए कोल्हापुर से लोगों को बुलवाया गया। इस फिल्म में जो वेपन्स दिखलाए गए हैं उन्हें बनवाने के लिए राजस्थान से लोहारों को बुलवाया गया। 19 शॉट लेने के बाद के आसिफ ने मुगले आजम के पहले सीन को ओके किया। अकबर का रोल करने के लिए पृथ्वीराज कपूर को अपना वज़न इंक्रीज़ करना पड़ा, नहीं तो उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर वज़न तुम्हारा नहीं बढ़ा तो तुम इस रोल से हाथ धो बैठोगे। इस फिल्म में एक गाना था, प्यार किया तो डरना क्या। उसे फिल्माने के लिए शीश महल तैयार करवाया गया और उस शीश महल को बनाने वाले से के आसिफ ने ये कह दिया कि अगर शीश महल मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारे शीश महल को अपने हाथों से तोड़ डालूंगा। 1946 में ये फिल्म शुरू हुई थी और 1960 में जाकर कंप्लीट हुई। उस फिल्म मेकर के पैशन की इम्तिहान यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस फिल्म के एक एक गीत को शूट करने के लिए उतने पैसे खर्च किए गए जितने खर्च में एक पूरी फिल्म बन जाती है। ए मोहब्बत तू जिंदाबाद वाले गाने को फिल्माने के लिए 1000 सिंगर्स से ये गाना गवाया गया ताकि इको पैदा हो सके। उस ज़माने में स्टूडियो नहीं था, इसलिए एक्चुअल इको पैदा करने के लिए ऐसा किया गया। इस फिल्म को बनाने में बजट की ऐसी हालत थी कि पान बीड़ी सिगरेट तक दुकानदारों से उधार मंगवाए जाते थे। मधुबाला को जो जंजीर पहनाई जाती थी वो ओरिजिनल थी ताकि उसके चेहरे का दर्द रियल दिखाई दे। उसने इस फिल्म के हर छोटे मोटे सीन के डिटेलिंग पे काम किया। भगवान की मूर्तियों को दिखाने के लिए असली सोने का उपयोग हुआ। जब प्यार किया तो डरना क्या वाले गाने को सेलेक्ट करने से पहले नौशाद ने 114 गाने को रिजेक्ट किया, उसके बाद इस गीत को सेलेक्ट किया गया था। चूँकि इस ज़माने में स्टूडियोज़ नहीं होते थे, इसलिए इस गाने में गूंज पैदा करने के लिए लता मंगेशकर से वॉशरूम में गवाया गया। अगर पैसे से इस तरह की फिल्म बन पाती तो आज तक कई मुगले आजम बन गए होते। अपने काम को बेहतर बनाने के पैशन ने इस फिल्म को एक महान फिल्म बना दिया। ऐसा के आसिफ किस तरह कर पाते थे? जब हम अपने पैशन में होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। जो इंसान अपने पैशन को रेगुलरली फॉलो करता है और डेली कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसको लेकर वो पैशनेट है, जो आपके सोल को इग्नाइट कर देती है और जिस काम को करके आपको मज़ा ही आ जाता है,
यदि आप वो डेली करेंगे तो नेचुरली वाइब्रेशन इतने हाई हो जाते हैं कि तो जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो ग्रेजुअली अट्रैक्ट होने लग जाती है। अच्छे लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे कैच क्या है? कैच ये है कि हम में से सारे लोग जब पैशन को फॉलो करते हैं तो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। गलत डायरेक्शन क्या होता है? यही कि अगर मैं प्रवचन कर रहा हूँ और पूरे दिल से कर रहा हूँ, यानी लिटरली मैंने अपने पैशन को फॉलो किया है और मैं ट्रिक कर रहा हूँ कि इस टॉपिक पे व्यू ज़्यादा आए और मैं वो बोल रहा हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, ये सोचने लगो कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुँचेगा, तो समझ लो हमने उस पैशन की एनर्जी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब वो एनर्जी उतनी वाइब्रेशनल नहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपने पैशन को फॉलो करो। अगर आप अपने प्रोफेशन को पैशन नहीं बना पा रहे हैं तो कुछ घंटे प्रैक्टिस करो अपने पैशन को, बट पैशन को दिल से करो। एक पेंटिंग को इसलिए मत बनाओ कि वो बिकेगी कितने में। खाना इसलिए मत बनाओ कि लोग उसकी तारीफ करें। खाना इसलिए बनाओ ताकि तुम खाना बनाने की प्रक्रिया को एंजॉय कर सको। जब तक खाना बन रहा है तब तक तुम उस समय को एंजॉय करते रहो। अपने पैशन में स्टैंड करना क्या होता है? ये मुझे करना है और ये तो सोच के ही मुझे मज़ा आ गया। जब आपको लिटरली सोच के ही ये मज़ा आने लगता है कि मैं तो ये करूँगा, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस, तो वो आपकी ट्रू कॉलिंग होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। चाहे ये वो कॉलिंग हो कि मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है बाहर, भले ही वो 2 दिन के लिए ही है, बट अगर आप वो करोगे तो आपकी लाइफ और ज़्यादा बेटर होगी। सोचोगे कि 2 दिन में लाइफ कैसे बेटर होगी और क्या बेटर होगी, ये समझ नहीं पाओगे कि 2 दिन के ट्रिप से मेरी लाइफ बेटर कैसे हो सकती है, बट होगी, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यूनिवर्स वर्क। अगर आपको वो बहुत ज़्यादा करने को मन कर रहा है जो आपका हायर सेल्फ बोल रहा है, यानी आपकी आत्मा बोल रही है, इसी को कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। लाइफ में इंस्पायर्ड एक्शन लो, ऐसा बहुत सारे मेंटर्स बोलते हैं। जो लाइफ में इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, इससे नेचुरली उनकी लाइफ बेटर हो जाती है। अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अफर्मेशन बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। इंस्पायर्ड एक्शन लेने को ही बोलते हैं अपने पैशन में स्टैंड करना। अंदर से कोई चीज़ करने को बहुत मन कर रहा है, मीन्स यानी भगवान चाह रहे हैं, ये भगवान का तरीका है आपके साथ कम्युनिकेट करने का कि यस दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। ये नेचुरल तरीका है भगवान द्वारा आपको बताया जाने का कि इस बात पर चलो तो सब अच्छा हो जाएगा। तो यदि आपको मन करता है कि सपोज योगा को क्लासेस ज्वाइन कर लो तो कर लो। हो सकता है वहाँ आपको कोई फ्रेंड मिल जाए, हो सकता है वहाँ आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये पैशन आना, ये इंस्पिरेशन आना बहुत तरीके से बेनिफिट देता है। सो डू इट। अगर आपको कोई एक्साइटमेंट आ रहा है तो उसे करो, ख़ास तौर से तब जब आप बहुत सरल ज़िंदगी जी रहे हो, घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, एक्टिव नहीं हो और कुछ एक्साइटमेंट लाइफ में आ रही है कि मुझे कुछ करना है, तो ये यूनिवर्स का ऑर्डर है, ये भगवान का आदेश है, उसे करो। आपका यही समय द बेस्ट टाइम है आपके लिए और द वर्स्ट टाइम है कुछ लोगों के लिए। जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल्स देकर मैंने आपको बताया है कि पैशन क्या होता है, सीरियसनेस क्या होता है, और किसी काम के लिए सीरियस इंसान
किस तरह से उस काम को बिल्ड करता है। इसे कहते हैं जिद, इसे कहते हैं सनक, इसे कहते हैं पागलपन, इसे कहते हैं सीरियसनेस, इसे कहते हैं पैशन, जो उस 8वीं पास के आसिफ में था। उसके जुनून ने इस फिल्म को इतना महान बना दिया। क्यों? क्योंकि वो एक बार जो सोच लेते थे उसे पूरा करके छोड़ते थे। जबकि इस इंसान के पास पहनने के लिए 2-3 जोड़ी धोती कुर्ता के सिवा कुछ नहीं था, और ये इंसान सोता था ज़मीन पर चटाई बिछाकर, और जो सैलरी मिलती थी वो भी कर्ज अदा करने में चली जाती थी। प्रिय आत्मन, आप कुछ भी लाइफ में ऐसा करते हो जो पैशनेट है, तो आप लाइफ में ग्रो करते हो। यही चीज़ है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। प्रिय आत्मन, अपने पैशन में स्टैंड करना बहुत हायर वाइब्रेशन होता है। आपको लोगों ने मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी बताया हो, एक चीज़ याद रखना, इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन योर ट्रू पैशन, इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन योर ट्रू हैप्पीनेस, तो आपके लाइफ की एनर्जीज ऐसी हो जाएगी कि सब चीज़ अपने आप आएगी। एक अफर्मेशन नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। अगर हम अपने पैशन में स्टैंड करते हैं तो यू आर समवन जिसे किसी को पढ़ाना बहुत पसंद है, और आप दिल से पढ़ाते हो और आपको मज़ा आ रहा है उसमें, तो ये होता है हायर वाइब्रेशन। और जब वो ऐसी एक्टिविटीज़ बार बार करते रहते हैं तो लाइफ अपने आप अबंडेंट हो जाती है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए अपने पैशन में स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पैशन में स्टैंड करना प्योर एनर्जी में स्टैंड करना होता है। जैसे मेरा पैशन है आपके लिए वीडियोस बनाना, और वीडियोस बनाते बनाते मैं ये सोचने लग गया कि वीडियो कहीं लंबा तो नहीं हो गया, कम लोग देखेंगे और व्यूज़ नहीं आएंगे, तो मैं अपने पैशन में स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रूली स्टैंड करना क्या होता है? मैं अपने फ्लो में रहूँ, मैं फ्लो में रहूँ फॉर द जॉय ऑफ इट, और उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो लाइफ में आपके ऐसे पैशंस होने चाहिए जो आप कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। कुछ लोगों को जिम जाना, वर्कआउट करना पसंद है। वो वर्कआउट करके ही इतने हायर वाइब्रेशन में आ जाते हैं कि उसको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हम लाइफ में कभी कभी सोचते हैं कि इतने लोग हैं, ये तो अफर्मेशंस नहीं बोल रहे हैं, ये तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे चल रही है? तो देखो, नोटिस करो, वो अपने लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसा कर रहा होगा, बहुत कुछ ऐसा कर रहा होगा जो उसे करना पसंद है। पर ऐसे ऐसे माहौल में रहना, ऐसे रिलेशन में रहना, ऐसी हैबिट्स में रहना जो हमें ही डल करती जा रही है, उसमें रहोगे तो भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने पैशन में स्टैंड करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जब आप किसी चीज़ के फ्लो में रहोगे तो अपने आप वो चीज़ सूनर और लेटर सक्सेसफुल हो जाएगी। यू डोंट हैव टू डू फॉर सक्सेस। कुछ चीज़ ऐसी है जो आप खुद के जॉय के लिए कर सकते हो। ये मुझे नहीं पता ये छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, बट स्टैंड इन योर पैशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को खुश रहने की परमिशन दीजिए और बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में अपने आप आने लगेंगी। अपने आप को खुश रहने की परमिशन तो दीजिए।
प्रिय आत्मन, आप लोगों ने मेरी बात को इतने देर तक गौरपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका कृतार्थ हूँ। और अंत में फिर एक बार आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ।